स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इससे नए वीडियो में अपन है जो है चैप्टर सेकंड विलियन में जो अपन ने प्रासरण दाब पढ़ा था, उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रासरण दाब एवं विलेय के अणुभार में संबंध। क्यों अपना अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय के अणुभार के। तो अपने को विलेय के अणुभार और अणुसंख्यक गुणधर्म में अपने को संबंध निकालना है। तो प्रासरण दाब अपन ने पढ़ा, अब इससे विलेय के अणुभार में संबंध निकालते हैं। तो अपन ने जो है एक आपकी समीकरण बनाई थी वॉन होप समीकरण, क्या होती है, पाई बराबर सी आर टी। क्या कहा जाता है इसको, वॉन होप समीकरण कहा जाता है, पाई बराबर सी आर टी, जहां पर पाई आपका क्या है, प्रासरण दाब है, सी है क्या है, सांद्रता है, आर क्या है, गैस नियतांक जो कि विलयन के लिए जो है गैस नियतांक के बराबर होता है, और टी आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यानी कि दाब। अब आते हैं अपन यहां पर अपन जानते हैं सांद्रता C बराबर क्या होता है, N बटा V। चूंकि अपन ये जानते हैं तो पाई बराबर में क्या लिख सकता हूं, N बटा V R T। पाई बराबर अपन वापस क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर C की जगह क्या लिख दिया, N बटा V। तो पाई बराबर C की जगह क्या हो गया, N बटा V, और R और T एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहां पर अपन जानते हैं N क्या किसको बताता है, विलेय की मोलों की, N बताता है मोलों की संख्या को, यानी कि N किसको प्रदर्शित करता है, मोलों की संख्या। अगर यहाँ पर अपन किसके लिए संबंध बना रहे हैं, विलेय के लिए संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर N है वो किसको प्रदर्शित करता है, विलेय की मोलों की संख्या को। अपन ये तो जानते हैं N बताता है किसको, मोलों की संख्या को। अब मोलों की संख्या या तो विलयन में अपन जानते हैं, विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक होते हैं। तो यहाँ पर अपने को संबंध किसमें निकालना है, विलेय में। तो यहाँ पर ये जो मोलों की संख्या किसके लिए मान लेंगे, जो है विलेय के लिए। तो पाई बराबर इसको क्या हो गया, विलेय के लिए, और विलेय के लिए अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो विलेय का भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा, अणुभार, और इंटू यहाँ पर नीचे क्या हो गया V, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा R T। अपने को तो संबंध किस में निकालना है, विलेय के अणुभार और प्रासरण दाब। प्रासरण दाब का मतलब क्या है, पाई, और MB क्या है, विलेय का अणुभार। तो MB बराबर में क्या लिख सकता हूं, MB बराबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, WB RT अपॉन का पाई V। ये हो जाएगा आपका संबंध किस किस में, प्रासरण दाब और विलेय के अणुभार में ये संबंध हो गया। जहां पर आपका जहां जो है MB बराबर आपका क्या होगा, MB बराबर विलेय का अणुभार, MB होगा विलेय का अणुभार, R आपका क्या है, गैस नियतांक जिसका मान है विलयन के स्थिरांक, यानी कि विलयन स्थिरांक S, और R एक जैसा ही, इसका मतलब R अपन गैस नियतांक के रूप में लेंगे। T आपका क्या होगा, ताप होगा, और पाई आपका क्या है, जो आपका पाई है वो क्या होगा, प्रासरण दाब होगा, प्रासरण दाब, और V आपका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रासरण दाब और विलेय के अणुभार में संबंध निकाला किससे, वॉन होप समीकरण। ये कैसे समीकरण आए, ये अपन ने क्या थी, प्रासरण के जो है प्रासरण दाब के नियम पढ़े थे। प्रासरण दाब के नियम क्या थे, जो है वॉन होप ने क्या किया, जो गैस के नियम होते हैं उनको लागू कर दिया किस पर, आपके प्रासरण दाब जो है उन पर, उस विलयनों पर लागू किया उसने, और विलयनों पर लागू करके प्रासरण दाब के नियम बनाए, जिसमें वॉन हाफ बॉयल का नियम था, वॉन होप दाब ताप नियम था, और उनके जो समीकरणों को अपन जो है जोड़ते हैं, साथ में लेकर क्या संबंध बनाते हैं, तो पाई बराबर क्या प्राप्त होता है, CRT। और वॉन हाफ ने ये बनाया था तो इसके आधार पर इसको क्या बोल दिया गया, वॉन होप समीकरण। तो वॉन होप समीकरण अपन जानते हैं पाई बराबर CRT, C सांद्रता होती है, सांद्रता बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, N बटा V। पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि C बराबर अपन क्या लिखते हैं, N बटा V। तो ये जो C है उसकी जगह लिख दिया N बटा V RT। और अपन जानते हैं N क्या बताता है, मोलों की संख्या को, और मोलों की संख्या अपन किस में संबंध निकाल रहे हैं, विलेय के लिए। तो विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, V आपका नीचे रह जाएगा, RT इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने को संबंध निकालना है विलेय के अणुभार और प्रासरण दाब में। तो अणुभार MB है, ये इस तरह पाई की जगह आएगा, तो पाई MB की जगह आ जाएगा। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, WB RT अपॉन पाई V, जहां पर MB विलेय का अणुभार, R गैस नियतांक, T टेम्परेचर, पाई प्रासरण दाब, और V आपका क्या है, आयतन है। तो ये आपका जो है संबंध है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो कुछ है छोटी सी 2 या 3 परिभाषाएं हैं जिसमें अपन जो है प्रासरण के जो है यानी कि विलयन के, इस प्रासरण दाब के अनुसार विलयन को बांटा गया है। यानी कि एक होता है समपराश्री विलयन,
समप्रासरी विलयन। दूसरा विलयन है प्रकार है वो है आपका अतिप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका अल्पप्रासरी विलयन। तीसरा जो आपका प्रकार है वो आपका क्या है, अल्पप्रासरी विलयन। तो तीन प्रकार के जो है प्रासरण दाब के आधार पर, यानी कि प्रासरण के आधार पर अपन तीन प्रकार के विलयन बनाते हैं। यानी कि विलयन का मतलब क्या है, दो अलग अलग विलयन है। अब दो अलग अलग विलयन है तो उनके आधार पर अपन है, यानी कि अपन ने दो, एक विलयन इस तरफ ले लिया, दूसरा विलयन दूसरे पात्र में ले लिया, तो उसके आधार पर फिर प्रासरण दाब दोनों के आधार पर तुलना कैसे करेंगे, प्रासरण दाब के आधार पर। तो वो उनके लिए उनको वर्गीकृत कर दिया गया। पहला है समप्रासरी विलयन, दूसरा अतिप्रासरी और तीसरा है आपका अल्पप्रासरी। तो एक बार इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं इनकी तीनों की परिभाषाओं के आधार पर, फिर इस प्रासरण दाब से और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल। जो पहला प्रकार रहेगा वो आपका है समप्रासरी विलयन, समप्रासरी विलयन। तो समप्रासरी विलयन। दूसरा जो प्रकार है वो आपका क्या है, अतिप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका अल्पप्रासरी विलयन। अब देखो समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं, तो वे दो विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान समान होते हैं समप्रासरी विलयन कहलाते हैं, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। इन्हें आइसोटोनिक विलयन भी कहा जाता है, यानी कि इसी जो समप्रासरी विलयन को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक विलयन भी कहा जाता है। तो देखो समप्रासरी विलयन की क्या परिभाषा होगी कि वे दो विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान क्या होंगे, समान। नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, प्रासरी का मतलब प्रासरण दाब से। तो ऐसे दो विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान है वो क्या रहते हैं, आपके समान रहते हैं, कौन से विलयन कहलाते हैं, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक विलयन भी कहा जाता है। और इनकी जो मोलर सांद्रताएं होती है, इनकी जो भी इनकी सांद्रताएं प्राप्त होती है वो मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। इनकी मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। अब आते हैं दूसरा जो प्रकार है अतिप्रासरी विलयन। अतिप्रासरी में देखो, अति का मतलब क्या होगा, अत्यधिक। इस प्रकार से लेते हैं तो इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का प्रासरण दाब उच्च होता है, तो वह विलयन दूसरे विलयन के सापेक्ष अतिप्रासरी विलयन होता है। तो क्या होगा, वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का प्रासरण दाब है, एक विलयन का प्रासरण दाब जो है उच्च होता है, यानी कि दो विलयन ले रहे हैं, इसमें भी दो विलयन लिए, लेकिन इसमें दोनों विलयन का प्रासरण दाब समान था, इसलिए समप्रासरी। अतिप्रासरी में क्या होगा, विलयन यहां पर भी दो होंगे, लेकिन एक विलयन है उसका प्रासरण दाब क्या है, अधिक है। तो जिसका प्रासरण दाब अधिक है वो दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, अतिप्रासरी हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा आपका यहां पर हो जाएगा, तो वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का प्रासरण दाब निम्न होता है, तो वह विलयन दूसरे विलयन के
सापेक्ष अल्पपराशरी विलयन होता है। दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता है? अल्पपराशरी विलयन होता है। अब देखो समपराशरी विलयन में कि समपराशरी विलयन कौन सा होगा कि दो विलयन लेंगे, एक विलयन इस तरफ, दोनों विलयनों का अगर परासरण दाब इक्वल है यानी कि बराबर है, अगर दोनों विलयनों का मान लो ये पहला विलयन है ये दूसरा विलयन है, इसका परासरण दाब ये बीच में जो प्रदर्शित कर रहा है परासरण दाब, अगर दोनों के मान बराबर है समपराशरी। अगर मान लो एक का मान है अधिक है आपका इससे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अतिपराशरी, और जो है एक का मान कम है तो वो क्या हो जाएगा? अल्पपराशरी। तो दो विलयन, अगर एक विलयन का परासरण दाब उच्च होता है तो वे दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या कहलाएगा? अतिपराशरी। और एक विलयन जिसका परासरण दाब है आपका क्या होता है? निम्न होता है, तो वो दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या कहलाएगा? अल्पपराशरी कहलाएगा। तो ये तीन परिभाषाएं हैं जिसमें अपन परासरण दाब के मान के आधार पर यानी कि कम है, ज्यादा है, बराबर है, उसके आधार पर अपन ने विलयनों के प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था समपराशरी, दूसरा है अतिपराशरी और तीसरा है आपका अल्पपराशरी। अब आते हैं इनसे संबंधित आपके आंकिक प्रश्नों पे। इसको मिटा करके फिर आते हैं इनके आंकिक प्रश्न को आते हैं इनके जो है आंकिक प्रश्नों पे, जिसमें अपना जो है दो के आंकिक प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यानी कि परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि किसका मान ज्ञात करना है? पाई का मान ज्ञात करना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप दे रखा है, m/10 यानी कि इसकी सांद्रता है वो सीधी दे रखी है। क्यों? मोलरता है, मोलरता किसका प्रकार है? सांद्रता की इकाई है, इसका मतलब सांद्रता दे रखी है m/10 यानी कि c का मान सीधा ही दे रखा है। अब आपको c को अलग से निकालनी नहीं, सांद्रता दे रखी है m/10 विलयन का परासरण दाब है ज्ञात कीजिए। क्यों? मोलरता है वो सांद्रता को बताती है। तो अपन इसको हल करते हैं तो अपन जानते हैं वॉन टॉप समीकरण से आपका क्या होता है? पाई बराबर CRT। वॉन टॉप समीकरण से पाई बराबर आपका क्या होगा? CRT। वॉन टॉप समीकरण से अपन जानते हैं क्या होता है? पाई बराबर CRT होता है। अब अपन यहां से जो है इसको अलग भी लेके सकते हैं, यानी कि पाई बराबर CRT है, इस C की जगह क्या लिख सकते हैं? n/v है वो भी लिख सकते हैं। तो उससे क्यों n/v की अपने जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर क्यों सांद्रता c का मान सीधा दे रखा है। लेकिन कहां पर कहीं पर मान लो आयतन दे दिया तो उस स्थिति में अपने को n/v के रूप में लिखना, वो भी जो है न्यूमेरिकल उससे संबंधित है प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। सीधे क्यों आपके फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं सीधे ही जो है प्रश्न पूछ ले जाते हैं। इसका मतलब पाई बराबर, अब देखो CRT C का मान कितना दे रखा है? m/10। m क्या है? मोलरता है, सांद्रता है। तो m का मतलब क्या होगा? जो भी मान लास्ट में आपका आएगा परासरण दाब, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं? m/10। m मोलरता सांद्रता की इकाई है, इसका मतलब ये क्या है? 1/10 ले सकता हूं इसको। भाई m क्या है? सांद्रता का इकाई को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब मैं ये मान कितना होगा? 1/10। क्यों? सांद्रता का मतलब यही तो होता है 1/10 m। इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसे m को 1 से गुणा कर दिया इसलिए आपको यहाँ पर दर्शा दिया, जबकि एक्चुअल में जो है ये इसी प्रकार से यानी कि m/10 है, ये आपका किस रूप में है? 1 m/10 है। इधर लिख देता हूं m/10 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? m/10 बराबर आपका क्या होता है? 1/10 m। m/10 बराबर क्या होता है? 1/10 m। यानी कि यहाँ पर जो m/10 दे रखा है वो इस प्रकार से होता है एक्चुअल में। इसका मतलब है सांद्रता का मान कितना हो जाएगा? 1/10। क्यों? मोलरता किसको बताती है? सांद्रता को बताती है। तो पाई बराबर CRT हो गया। तो C का मान है वो आपका कितना हो? सांद्रता का मान कितना हो गया? 1/10 इंटू R। R का मान दे रखा है प्रश्न में कितना है? 0.082 इंटू आपका क्या है? T। T आपका क्या है? टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और अपन जानते हैं कि अगर मैं बात करता हूं 27 डिग्री सेल्सियस, क्यों? ये तो है आपका डिग्री सेल्सियस में, जबकि एसआई पद्धति में तापक्रम का पैमाना किस में लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। और अपन जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। तो इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से किसके बराबर हो जाएगा? अगर केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन, यानी कि 273 में 27 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। केल्विन में कितना आया? 300। अब ये 300 कैसे आया? ये चीजें आपको जो है तापक्रम की इकाइयां हैं वहां पर जो है 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी होगी, वो चीजें अगर पढ़ रखी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाई बराबर देखो क्या हो जाएगा? पॉइंट से जो है आपका
ये एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/10 इंटू 0.0821 इंटू जो है 300, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राशन दाब का मान आ जाएगा, वो लगभग होगा आपका 2.46 एटीएम। एटीएम बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल को अपन एटमॉस्फेयर परिसर में मापते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या किया, पाई बराबर CRT वॉन टॉप समीकरण होता है। सांद्रता आपकी यहाँ पर सीधी दे रखी है m/10। m/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 m। इस प्रकार से, क्यों ये तो इकाई है, मोलर था तो इकाई है, लेकिन मान कितना है 1/10 है, तो C का मान कितना हो गया 1/10। R है, इसका मान प्रश्न में दे रखा है आपको 0.0821 इंटू जो है टेम्परेचर कितना दे रखा है T है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बदलेंगे, 273 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन। हल करेंगे ये मान आ जाएगा। अब देखो आते हैं इस वाले पे, सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसको हल करते हैं। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, सेम जो है फॉर्मूला आपका उसी प्रकार से है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। प्रासरण दाब दे रखा है, तो वही तरीका है, अपन जानते हैं पाई बराबर क्या होता है CRT वॉन टॉप समीकरण से। पाई बराबर क्या होता है CRT वॉन टॉप समीकरण से। पाई बराबर CRT वॉन टॉप समीकरण से अपने को देखो मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है। कितना दे रखा है 0.0821, यानी कि इस विलयन का प्रासरण दाब ये है, इसका मान दे रखा है। C है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, इनटू R। R क्या होता है, गैस नियतांक मान दे रखा है कितना 0.0821 इनटू T का मान दे रखा है प्रश्न में कितना है 400। तो यहां पर मैंने कितना लिख दिया 400। अब देखो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपका जो है सांद्रता C ज्ञात करनी है। तो ये जो वैल्यू इधर गुणा में है, इधर आकर किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो C बराबर में क्या लिखूंगा, देखो 0.0821 ये तो हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आपकी इस तरफ आकर भाग में आ जाती है। तो 0.0821 इंटू क्या हो जाएगा 400। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, आपका क्या बना 1/400 बना। क्यों, ये तो इससे कट जाएगा तो क्या बना 1/400। अब 1/400 को आपको अलग अलग तरीके हैं इनको दर्शाने के। तो देखो सिंपल आपको किस प्रकार से हल करना है, क्या लिखते हैं 1/4 इंटू अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 100 लिख सकते हैं। 100 का मतलब आपका कितना होता है भाई 1/400 है। इस 1/400 को मैं क्या लिख सकता हूं, जो है आपका यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100। 4 इंटू 100 का मतलब कितना होता है आपका, यहाँ पर जो है 100 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों घातों में वैल्यू लेके आनी है। तो 1/4 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 2। ये 10 की घात ऊपर आएगी तो 1/4 इंटू 10 की घात -2। अब 1/4 को भी अपन है वापिस से इसको बांट सकते हैं। 1/4 का मतलब कितना होता है आपका 0.25। भाई 1/4 है, इसका मतलब क्या होता है भाई 1/2 है तो इसका मतलब 0.5 होता है। लेकिन ये कितना है 1/4 है, इसका मतलब कितना होगा आपका ये जो है 0.25 इंटू 10 की घात जो है -2। अब तो इसको यहाँ पर इतना ही करके रख सकते हो या फिर इसको आगे भी हल कर सकते हो। अब पॉइंटों में ये मान है आपको जो है अच्छी तरीके से 11th क्लास में समझाए गए हैं, और वहां पर इनको जो है अच्छी तरीके से, क्यों ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप यहाँ से हल कर सकते हो। तो इसका मैं आगे क्या कर सकता हूँ, देखो 1/4 को मैं क्या लिखता हूँ 0.25 लिखूंगा, और इनटू क्या करेंगे 10 की घात -2। इस पॉइंट को एक अंक के बाद में, क्यों 0 नहीं है, 0 के बाद में एक अंक इधर लेके आते हैं तो ये माइनस की वैल्यू है, -2 से कितनी हो जाएगी -3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, देखो तरीका वही है, इसमें परासरण दाब दे दिया और सांद्रता पूछी है, तो समीकरण वही रहेगा पाई बराबर CRT वॉन टॉप समीकरण से। तो 0.0821 इंटू C इंटू 0.082, क्यों R का मान है ये दे रखा है, और जो है T का मान कितना है 400 केल्विन है, 400 केल्विन यहाँ दे दिया है। C ज्ञात करना है तो C सीधे ही आप यहाँ से लिख सकते हो, C बराबर सीधा ही कर सकते हो, पाई अपॉन का क्या हो जाएगा RT, यानी कि C ज्ञात करना है तो पाई में किसका भाग दे देंगे RT का। पाई का मान प्रश्न में दे रखा है, परासरण दाब 0.0821
और उसके बाद में r का मान दे रखा है, बटा में rt रहेगा। r का मान कितना है 0.0821 इंटू टी, यानी कि r के साथ में क्या रहेगा t रहेगा। t का मान कितना दे रखा है 400, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा 1, नीचे रह जाएगा 400। 1 बटा जो है 400 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 100, 100 का मतलब कितना होता है 10 की घात 2। 1 बटा 4 को वापिस में क्या लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, क्यों ये 10 की घात 2 ऊपर आएगी माइनस में हो जाएगी। 1 बटा 4 को क्या लिखा 0.25, 0.25 इंटू 10 की घात -2। पॉइंट को इस तरफ लेके आता हूं तो ये 2.5 होगा और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी -3, और क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से जो है ये प्रासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल है, अपन निम्न प्रकार से करते हैं। अब आते हैं एक जो है आपका समप्रासरी और उससे संबंधित भी एक अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट जो है आपको इसको जो है आपके ये प्रासरण दाब से संबंधित हो जाएगा। प्रासरण दाब के बाद में जो आप करेंगे जो है आपका वानठाप गुणा के उससे संबंधित न्यूमेरिकल रहेंगे, क्यों हिमांक कवथनांक और जो है वाष्प दाब उनसे संबंधित न्यूमेरिकल करा दिए, और भी जब इसका रिवीजन होगा तो और आपके न्यूमेरिकल करा दिए जाते हैं। अभी आते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है समान तापमान पर जो है 5% ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180 दिया हुआ है आपका, का विलयन है एक अन्य जो विलयन है जो कि क्या आपका 10% अज्ञात पदार्थ है। यानी कि यहाँ पर तो दे दिया ग्लूकोज, लेकिन ये पता नहीं ये अपना अज्ञात है, लेकिन कितना दे रखा है 10% अज्ञात पदार्थ विलयन समप्रासरी है। तो इस अज्ञात पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 विलयन दे रखे हैं, ध्यान से समझना है इसको। 2 विलयन दे रखे हैं, 5% ग्लूकोज जिसका अणुभार दे दिया गया है। दूसरा विलयन है वो अज्ञात पदार्थ है, लेकिन है कितना प्रतिशत 10%। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि ये 5% ग्लूकोज है जिसका अणुभार 180 ग्राम है, तो ये 10% अज्ञात पदार्थ है, तो इसका अणुभार कितना होगा। यानी कि इस अज्ञात पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, और जो है आपका विलयन कैसा है समप्रासरी है। तो देखो लाइन को समझना है, विलयन कैसा है समप्रासरी, और समप्रासरी विलयन के लिए क्या कंडीशन थी कि 2 जो है आपके विन विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। तो समप्रासरी विलयन के लिए प्रासरण दाब का मान समान होता है। प्रासरण दाब को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं पाई से। तो ये पहले विलयन के लिए समप्रासरण दाब हो जाएगा, और ये दूसरे विलयन के लिए क्या हो जाएगा समप्रासरण दाब हो जाएगा। इसका मतलब क्यों अपन जानते हैं समप्रासरी विलयनों के प्रासरण दाब के मान क्या होते हैं समान। तो पहले विलयन के लिए प्रासरण दाब पाई1, दूसरे विलयन के प्रासरण दाब क्या हो जाएगा पाई2। दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, क्यों होंगे क्यों कैसा विलयन है समप्रासरी। इसका मतलब समप्रासरी विलयनों के लिए कंडीशन होगी, समप्रासरी विलयनों के लिए पाई1 बराबर क्या हो जाएगा पाई2। 2 विलयन है तो आपका क्या हो जाएगा पाई1 बराबर पाई2। अब अपन जानते हैं पाई बराबर क्या होता है आपका CRT होता है, और C आपकी सांद्रता होती है, और सांद्रता को अपन किसके रूप में लेते हैं N/V के रूप में। इसका मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूं आपका W1RT, यानी कि पाई की जगह में क्या समीकरण ले सकता हूं WRT। W क्या लूंगा WRT, और अपॉन का क्या हो जाएगा MV, WRT अपॉन का MV। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं WB अपॉन MV, और विलय का भार बटा विलय का क्या हो जाएगा अणुभार, R गैस नियतांक, T अपॉन का MB अपॉन का MB इंटू V। ये जो है अपन ने पाई बराबर ये अपन प्रासरण दाब, ठीक है। अब देखो R गैस नियतांक है, नियत रहेगा, T आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो सकता है आपका चेंज हो सकता है, तो W1 आपका क्या होगा टेम्परेचर। अब देखो यहां पर इस प्रश्न में आपका टेम्परेचर क्या है, अगर मैं मानूंगा तो ये लिखूंगा T1, और ये क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। R गैस नियतांक फिक्स रहेगा, यानी कि ये अपन जानते हैं WBRT अपॉन का MB इंटू V। ये तो अपन ने जो समीकरण निकाला था प्रासरण दाब और विलय के अणुभार से पहले वहां तक आया था। अब देखो 2 विलयन है तो इसके लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा T1, आयतन क्या हो जाएगा V1। इसी प्रकार से इसके लिए क्या हो जाएगा WB अपॉन का क्या हो जाएगा MB। अब ये अलग है, इसीलिए देखो यहाँ पर WB MB नहीं लिख करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ W1 अपॉन का क्या लिखेंगे M1। ये क्या हो जाएगा W2, और ये क्या हो जाएगा M2, और R आपका नियत है क्यों गैस नियतांक है वैल्यू फिक्स रहेगी। ये क्या हो जाएगा आपका T2, और ये आपका क्या हो जाएगा V2, ठीक है। तो देखो क्या हुआ W1 RT1 M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 R इंटू T2 अपॉन का V2।
ठीक है, समपराश्रयी विलयनों के लिए। अब अपन जानते हैं टेम्परेचर क्या है, समान है, इसका मतलब T1 और T2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक जैसी होगी। अगर मान लो ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा, ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20, दोनों वैल्यू समान है, बराबर में है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ T1 और T2 का कोई वैल्यू का मान फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में दे रखा है V1 और V2, क्यों अपना विलयन कैसा है, समपराश्रयी है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है 100 ml में गुला होगा, क्यों अपन ने परसेंटेज पढ़ा था W/V, इसका मतलब वो क्या है, उसका भार है इतने ml में। तो ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, क्योंकि विलयन कैसा है, समपराश्रयी आधार पर। इसका मतलब इसका मान भी 100, इसका मान भी 100, तो ये इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचेगा क्या, R से R कैंसिल हो गया, देखो T1 और T2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, किस टेम्परेचर पर है, समान ताप पर है। इसका मतलब T1 और T2 हो जाएगा। विलयन समपराश्रयी विलयन है तो V का मान भी एक दूसरे के समान होगा, क्यों परसेंटेज में दे रखा है। इसका मतलब ये भी 100 ml, ये भी क्या होगा 100 ml होगा। या 1 लीटर, इसको मान लो दोनों ही विलयन 1-1 लीटर के हैं तो 1-1 लीटर होगा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर लीटर में नहीं है ml में है तो ऊपर जाकर के 1000 होगा, इसमें भी ml में होगा, ऊपर जाकर 1000 होगा, तो 1000 इधर और इधर 1000, वापस क्या हो जाएगा कैंसिल। एक ही तरीका रहा। तो ये V1 से और V2 बचा क्या, यहाँ पर देखो सिर्फ W1 अपॉन का M1 बराबर क्या हो जाएगा W2 अपॉन का M2। अब W1 पहले प्रश्न के अनुसार W1 यानी कि भार कितना है इसका 5, भार दे रखा आपका कितना 5 दे रखा है। इसी का अणुभार, क्यों W1 क्या होता है पहले विलयन का भार, ठीक है, पहले विलयन में जो विलय उसका भार, और ये आपका क्या हो जाएगा पहले विलय में जो विलय उसका अणुभार। विलय का अणुभार कितना है 180। तो देखो भार कितना हो गया 5, अणुभार कितना हो गया 180। दूसरे विलयन का भार दे रखा है कितना 10, अणुभार अपने को ज्ञात करना है, यानी कि M2 है वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो क्या बना 5/180 और बराबर क्या हो जाएगा 10/M2। तो M2 बराबर में यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, M2 बराबर क्या हो जाएगा 10 × 180 और भाग क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखो आप कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी कितनी, M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, यानी कि जो अज्ञात पदार्थ है उस अज्ञात पदार्थ का, जैसे इसका अणुभार 180 है तो इसका कितना हो जाएगा 360। देखो 5 180 10 क्या हो जाएगा 360, 5 का दुगुना कितना है 10, तो 180 का दुगुना कितना हो जाएगा 360। ये समझने के लिए हर एक जो है न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा कि इसका आपने कर दिया 5 का डबल है आपका 10 तो अणुभार का भी डबल कर दो, ये सारे न्यूमेरिकल में नहीं होगा, इसमें ये चीज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी सारे में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो इसी प्रकार से जो अपन है इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं 4% यूरिया विलयन है एक अन्य कार्बनिक यौगिक जिसका नाम क्या है ए है, उसके 12% विलयन के समपराश्रयी है। तो यौगिक ए का क्या ज्ञात करना है, अणुभार है वो ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर है अपने को, जैसे यहाँ पर तो ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है कितना 180 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये यूरिया विलयन है इसका अणुभार नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसको अपने को क्या करना होगा, अणुभार है ज्ञात करना होगा। अब यूरिया का अणुभार कब ज्ञात कर पाओगे, जब यूरिया का सूत्र बताओ। यूरिया का सूत्र क्या होता है आपका NH2CO NH2, नाइट्रोजन 2 हो गए, एक नाइट्रोजन का कितना हो, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 14, 14 का डबल करना है। फिर इसी प्रकार से हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, कार्बन हो गया, एक कार्बन का 12 जो है परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, भार कितना होगा 16। इन सब को जोड़ोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है। इस सूत्र से निकाल करके भी देख सकते हो। अब देखो बाकी तरीका आपका एज इट इज ही रहेगा। तो देखो क्या होगा, क्यों समपराश्रयी विलयन है, समपराश्रयी विलयन के लिए क्या होता है π1 बराबर होता है π2, तो समपराश्रयी विलयनों के लिए ये कंडीशन होती है। बाकी तरीका आपका ये रहेगा, देखो R है गैस नियतांक है, बराबर रहेगा टेम्परेचर है आपका, क्यों कुछ नहीं दे रखा है, समपराश्रयी विलयन है तो समपराश्रयी विलयन में समान ताप होगा।
V1 और V2 है ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में आपका क्या होगा 100 होगा, तो 100 इधर भी 100 इस तरफ भी 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वही आपका, क्यों करना देखो आपको इसी प्रकार से मैं सीधा कर रहा हूं W1 अपॉन का क्या हो जाएगा M1 बराबर क्या हो जाएगा W2 अपॉन का M2। W1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इसी यूरिया का अनुभार कितना आया 60 आया, तो 4/60। W2 का मान कितना है आपका 12 है, तो ये 12 हो गया। ये अपने को M2 ज्ञात करना है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं M2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 इंटू है 12, M2 बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 12 और भाग में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से जो इसको मल्टीप्लाई जो है इसमें 60 में जो है या इसको भाग देके देख लो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 60 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब यौगिक A का अनुपात कितना हो जाएगा 180 जो है हो गया 180 हो गया। ये आपका ग्राम में ले लेते हैं। अब देखो यहां से वही तरीका देखो 5 था अनुभार 180 10 हुआ, यानी कि इस परसेंटेज का भार दुगुना हुआ, अनुभार भी देखो कितना हो गया 180 से कितना हो गया 360। 5 का दुगुना 10 तो 180 का दुगुना कितना 360। यहां पर देखो 4 है, तो अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4% है यूरिया का अनुभार, यानी कि 4 पे कितना हुआ 60 हुआ, 4 पे आपका कितना हुआ 60 हुआ। तो यहां से जो है आप यहां पर देख सकते हो A का कितना है 12 है, यानी कि A है वो कितना है 12 है, तो 12 4 का क्या होता है तिगुना होता है, तो 60 का तिगुना कितना हो जाएगा 180। 60 का तिगुना कितना हो जाएगा 180। जैसे 5 था, 5 का जो है 5 के समय अनुभार कितना था 180, तो 5 का दुगुना क्या होता है 10 होता है, तो 180 का दुगुना कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 है, 4 के समय जो अपन अनुभार है वो कितना है 60, ये अपन जानते हैं। इसका जो है परसेंटेज में भार दे रखा है 12, तो 4 से 12 कब आया जब इसको किससे गुणा किया 3 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 12 आता है। तो 60 को भी अनुभार को भी 3 से गुणा कर दो तो इसका अनुभार आ जाएगा, तो 60 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180। ये था सीधा जो है तरीका फाइंड करने का, बाकी स्टेप वाइज आपका इस प्रकार से होगा। तो ये प्रासरण दाब जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है कंप्लीट होता है। तो इस पार्ट में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, अपेक्षिक वाष्पदाब, अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनयन और प्रासरण दाब, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म आज आपके कंप्लीट होते हैं। इनसे संबंधित जो भी आपके सिंपल आंकिक प्रश्न बनते हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। बाकी रिवीजन के समय और विस्तार से जो है आपको आंकिक प्रश्न करवा दिए जाएंगे। अब इस पार्ट का एक लास्ट टॉपिक बचता है ए सामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाप गुणा, जिसको अपन आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।